मेरी जेठानी की कोई औलाद ना थी और उनका पति भी इस दुनिया से जा चुका था। उनको इतना सदमा पहुंचा कि वो बैठे बैठे बेहोश हो जाती थी। मेरा पति उनको डॉक्टर के पास ले जाता और फिर वापसी पर जेठानी बहुत खुश होती और काफी सारे बैग भी पकड़े होते। एक दिन जेठानी बेहोश हुई तो मैंने अपने पति से कहा कि आज मैं भी उनके साथ जाऊंगी। ये सुनकर जेठानी को होश आ गया। फिर एक दिन जेठानी को मेरा पति अस्पताल ले गया। जब मैंने पीछा किया तो एक घर लेके गया था मेरा पति जेठानी को। जब मैंने देखा तो मेरा पति जेठानी के साथ आज फिर से मेरी जेठानी बेहोश हो गई। मेरा पति उसे गोद में उठाए गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गया। सदमा ही कुछ ऐसा था। मेरे जेठ का कुछ दिन पहले ही इंतकाल हुआ था। मेरी जेठानी को बार बार दौड़े पड़ने लगे। मेरी जेठ और जेठानी में बहुत मोहब्बत थी। मैंने आज तक कभी उन्हें लड़ते झगड़ते नहीं देखा। जेठ की अचानक से हार्ट फेल हो जाने की वजह से मौत हुई थी। 4 दिन से मेरी जेठानी ने एक नवाला भी नहीं खाया था। मैंने जबरदस्ती उसे कभी दूध पिलाने या फिर कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करी, लेकिन वो साफ मना कर देती। एक अजीब बात ये थी कि वो किसी के हाथ से खाना नहीं खाती, लेकिन जब मेरे पति उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाते तो वो खाने लगती। मैं और मेरे पति जेठानी का बहुत ख्याल रखते। एक तो वो बे औलाद थी, उस पर अब पति का गम भी। मुझे उसकी हालत पर बहुत अफसोस होता, लेकिन ना जाने क्यों जब से मेरे जेठ का इंतकाल हुआ था वो रोज ही चक्कर खाकर गिर जाती। मेरे मियाँ जी उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते। मुझे तो बहुत परेशानी होती। एक तो मेरी जेठानी किसी काम में हाथ नहीं लगाती, सारा काम मैं ही करती। फिर मेरे दोनों बच्चे छोटे थे, उनसे भी मुझे फुर्सत नहीं मिलती। उस पर अब ये आफत मुझ पर टूट पड़ी थी कि जेठानी आए दिन बेहोश हो जाती थी। एक बात जो मुझे बहुत परेशान करने लगी वो ये थी कि मेरी जेठानी मेरे मियाँ से पर्दा नहीं करती थी। हालांकि उनका मायका भी ठीक ठाक पैसे वाला था, लेकिन वो अपने मायके भी नहीं गई थी। कहने लगी मुझे अब हमेशा अपने इसी घर में रहना है। जबकि वो जवान थी, चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन वो कहने लगी कि वो मेरे जेठ जमाल के नाम पर ही जिंदगी गुजारेंगी। पहली बात तो मैंने यही सोचा कि वो सदमे में है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन अब तो महीना गुजर गया था। अब मेरी जेठानी की हरकतें मुझे कुछ और अजीब लगने लगी। वो पूरा दिन कमरे में बंद रहती। खाना जो था वो नाश्ता मैं उनको कमरे में ही देकर आती। कोई मोहल्ले की औरत उनसे मिलने भी आती तो वो कमरे से नहीं निकलती और मिलने से इनकार कर देती। मुझे जमाल की बात करते हुए दुख होता। अब ये भी नहीं था कि वो हर वक्त रोती रहती, पूरा दिन नॉर्मल ही रहती, लेकिन जैसे ही मेरे पति घर में दाखिल होते वो कमरे से बाहर आ जाती और मेरे पति से लिपट कर रोने लग जाती। कहने लगती तुम्हारा भाई मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया, मैं अब किसके सहारे जीऊंगी। मुझे ना जाने क्यों अब जेठानी की बात बुरी लगने लगी थी। अगर उन्हें इतना गम था तो वो मेरे गले लगकर भी रो सकती थी, अपना जी हल्का कर सकती थी। ये कौन सा गम था, मेरे पति के साथ लगकर ही कम होता था। पूरा दिन तो वो भली चंगी रहती, मेरा पति पूरा दिन गायब रहते। भूखे प्यासे थक कर घर लौटते और वो मेरे कमरे से निकलकर उनके गले लगकर रोना शुरू कर देती। साथ ही चक्कर खाकर बेहोश हो जाती। मेरे पति उन्हें गोद में उठाए डॉक्टर के पास ले जाता। जब वापस घर आती तो बिल्कुल ठीक ठाक अपने कमरे में चली जाती। मेरा पति भी बिना नाक मुंह बनाए अपनी भाभी के काम के लिए तैयार हो जाता, और अगर मैं किसी काम के लिए कह देती तो मना कर देता कि अभी थका हूँ, नहीं जा सकता, तुम्हें मेरा एहसास होना चाहिए, सारी जिम्मेदारियां मुझ पर ही आ गई हैं। मैं चुप हो जाती क्योंकि मुझे साफ साफ जवाब दे देता और भाभी को कभी कुछ नहीं कहता। मेरी जेठानी जवान थी, मेरी मियाँ की हम उम्र थी। मेरे जेठ मेरे मियाँ से 6 साल बड़े थे। उनकी शादी के फौरन बाद मेरी सास भी चल बसी थी और ससुर पहले ही जा चुके थे। घर में बस ये 2 भाई ही रहते थे। मुझे भी पसंद करने में मेरी जेठानी आई थी। देखने में मेरी जेठानी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन एक आम शक्ल सूरत की मालिक थी। मेरे पति भी काफी हैंडसम थे। वैसे जेठ मामूली शक्ल सूरत के मालिक थे, लेकिन व्यवहार में बहुत अच्छे थे। 4 साल मेरे ससुराल में बहुत अच्छे गुजरे। मेरे जेठ मेरे साथ बिल्कुल छोटी बहनों की तरह व्यवहार करते। मेरी जेठानी से भी वो काफी तहजीब से बात करते। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी जेठानी ने कोई फरमाइश मेरे जेठ से की हो और उन्होंने वो पूरी ना की हो। मेरे पति मुझसे शुरू से ही खिंचे खिंचे रहते। शादी की रात मुझे देखकर ना जाने मेरे पति का क्यों मूड ऑफ हो गया था। मुझे सीधे मुंह बात भी नहीं की थी, बस हर वक्त मुझ पर गुस्सा करते रहते। 2 साल के बाद मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। मेरी जेठानी बे औलाद थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसने कभी भी मेरे बच्चों को पकड़कर प्यार नहीं किया था। क्या था, वरना एक घर में रहते थे। वो औलाद की कमी मेरे बच्चों को प्यार देके पूरा कर सकती थी, लेकिन वे हर वक्त बस खुद पर ही तवज्जो देती। मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी और वे घर के कामों की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल चुकी थी। और खुद कभी जिम जाकर अपनी फिटनेस का ख्याल रखती तो कभी पार्लर जाकर बस अपने हुस्न को चमकाती रहती। मेरे पति मुझसे उखड़े उखड़े रहते। मुझे तो रात को ही तैयार होने की फुर्सत मिलती। पूरा दिन मेरी जेठानी मुझे किचन के कामों में उलझाए रखते। जब मैं रात को तैयार होती तो अरहम कहते, अब तुम्हारे तैयार होने का क्या फायदा, जब मैं आता हूँ तब तो तुम पसीने से सरोबर होती हो। देखकर ही मेरा पूरा मूड खराब हो जाता है। एक तो पहले ही आम शक्ल सूरत की हो, उस पर जब आओ तो तुम बेहाल नजर आती हो।
मेरे आने से पहले अपना सब काम खत्म कर लिया करो। भाभी को देखो, भाई के आने से पहले कैसे खुशबू भरी होती है। उन्हें देखकर ही दिल बाग बाग हो जाता है। मुझे अरहम की हर बात की नागवारी समझ ही नहीं आती। मुझे अरहम की बातों से तकलीफ तो बहुत होती, लेकिन मेरा मसला ये था कि खामोश दबी सी लड़की थी। मुझे ज्यादा चालाकियां नहीं आती थी। मुझे शादी की पहली रात अरहम ने यही कहा था कि मैं उनकी भाभी की कोई बात ना टालूं, कभी उनके साथ बहस ना करूं। मैंने कभी अपनी जेठानी के साथ किसी भी मामले में बहस नहीं की। मेरी रंगत साफ सुथरी थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियों में लगकर मुझ पर इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती कि मैं अपने पति के घर आने से पहले तैयार होकर बैठ जाया करती। बल्कि अक्सर यही होता कि जब मेरे पति आने का वक्त होता, मैं किचन का काम निपटा कर कमरे में जाने लगती तो मेरी जेठानी तैयार होकर अपने कमरे से निकलती और मुझसे कहती, शिजा तुमने सलाद तो बनाया ही नहीं। तुम्हें पता है ना अरहम को सलाद कितना पसंद है, चलो पहले सलाद बना लो। कैसी बीवी हो तुम, अपने पति की पसंद नापसंद का तुम्हें पता ही नहीं। मुझे देखो, जमाल के साथ साथ अरहम की पसंद नापसंद का भी मुझे अच्छी तरीके से पता रहता है। मैं सलाद बनाने लगती। जैसे ही अरहम घर लौटते मेरी भाभी फौरन से घर का दरवाजा खोलकर मुस्कुराकर अरहम को सलाम करती। अरहम भी मुस्कुराकर जवाब देते, ये भी कहते कि भाभी आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थोड़ा बहुत मेकअप करने की तमीज शिजा को भी सिखा दे। जब मैं घर आता हूँ तो वो किचन में ही नजर आती हैं। थोड़ा सा भी इससे करीब होकर बात करो तो अदरक लहसुन और पसीने की बू आती है। मेरा तो जी मतलाने लगता है। अरहम की बातें सुनकर मेरी जेठानी खिलखिलाकर हंसने लगती। कहती, भाई तुम्हारी बीवी सुस्ती बहुत है, पूरा दिन उसके घर के काम खत्म ही नहीं होते। मैं तुम्हारे भाई के आने से पहले सब काम निपटा कर देखो कैसे फ्रेश हो जाती हूँ। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये रंग रूप को वो सिर्फ अरहम को ही दिखाती थी। जब मेरे जेठ अपने काम से थके आते तो वो तब भी वो आंगन में अरहम के साथ बातों में मशरूफ रहती। बाहर की डोर बेल बजती तो मुझसे कहती, शीजा दरवाजा खोलो, तुम्हारे भाई आए होंगे। मैं किचन से सलाद बनाने के बाद रोटियां पकाकर बाहर निकलती, दरवाजा खोलती, अपने जीत को सलाम करके अपने कमरे में चली जाती। जब नहा धोकर जल्दी जल्दी नीचे आती तो भाभी टेबल पर खाना लगा चुकी होती। बल्कि कई बार तो ये होता कि अरहम और भाभी खाना खा चुके होते। मेरे जेठ भी थके हुए आते और अब वो फ्रेश होकर बाहर आते तो उनका खाना भी ढका हुआ रखा होता था। भाभी अरहम के साथ टीवी देख रही होती थी, लेकिन मेरे जेठ उनकी बातों को महसूस नहीं करते। वो चुपचाप खाना खा लेते। जैसे ही खाना खाकर खाली होते भाभी मुझे कहती कि अब किचन तुम संभालो, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं टेबल से बर्तन उठाने लगती और ये सोचती कि पहले भी तो मैं ही किचन संभालती थी। वो करती ही क्या थी, बस अपने हुस्न को चमकाती रहती हैं। शादी के चंद माह में ही मैं गर्भवती हो गई थी। अरहम का रवैया भी मुझे कुछ बेहतर हो गया था। जब मेरा पहला बेटा हुआ तो अरहम के साथ साथ मेरे जेठ भी बहुत खुश हुए। उन्हें बच्चों की बहुत ख्वाहिश थी। वो जब भी घर लौटते तो मेरे बेटे को पकड़ लेते और इससे बहुत प्यार करने लगते। वहीं उनका उल्टा मेरी जेठानी मेरे बेटे को नहीं पकड़ती। वो मुंह से भी बहुत कहती थी कि उन्हें औलाद की बहुत ख्वाहिश है, लेकिन मैंने कभी उनकी आंखों में औलाद की तड़प नहीं देखी। अभी मेरा बड़ा बेटा चंद माह का ही हुआ था कि फिर से गर्भवती हो गई। मुझे लगा था कि मेरी खराब तबीयत को देखते हुए मेरी जेठानी मेरा एहसास करेगी, लेकिन मेरी जिम्मेदारी इतनी ही रही। छोटे बच्चे के साथ इस हालत में भी मैं किचन के सब काम संभालती थी। अगर कभी अरहम से शिकवा कर भी देती तो वो भाभी मेरी बिल्कुल मदद नहीं करवाती, तो वो मुझ पर ही चलाने लगते। कहते कि तुम अब जाहिल औरतों की तरह लगाई बुझाई शुरू कर दो ताकि हमारे घर में फसाद पड़ जाए। भाभी भी तो है, मजाल है उन्होंने कभी तुम्हारी बुराई की हो मुझसे, क्योंकि वो घर बनाना जानती हैं, रिश्ते निभाना जानती हैं, तुम्हारी तरह नहीं। खबरदार दोबारा भाभी के खिलाफ कुछ भी कहा। जरा सा काम क्या बढ़ गया, तुम तो मेरे सिर पर चढ़ गई हो। अरहम मेरी बातें सुनते ही नहीं थे। मुझे समझ ही नहीं आती थी कि भाभी दिन भर करती क्या थी। किचन की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर डाल रखी थी। सफाई, कपड़े धुलाई, वो सब मैं कर लेती थी और बाकी करने को बचता ही क्या था। दूसरा बेटा होने पर बिल्कुल घनचक्कर से बनकर रह गई थी। अक्सर ऐसा होता कि मैं बच्चों और घर की जिम्मेदारियों में अरहम को बिल्कुल वक्त नहीं देती। बाकी मैं दिन भर की थकी होती, लेटते ही गहरी नींद में सो जाया करती। कुछ वक्त खुद को तवज्जो देने का भी कुछ वक्त नहीं मिलता था। और अजीब बात तो ये थी कि अरहम ने मुझसे शिकायत करना छोड़ दिया था। मुझे तो यही लगा कि अरहम मेरी मजबूरी देखकर मेरा एहसास कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। चंद माह पहले की बात है। मेरे जेठ जब बहुत चुपचाप रहने लगे थे और सिगरेट भी बहुत ज्यादा पीने लगे थे। सिगरेट वो तब भी पीते थे, लेकिन कभी कभी। लेकिन अब तो वो हर वक्त सिगरेट पीते नजर आते, किसी गहरी सोच में डूबे रहते। मेरी जेठानी का वही रूटीन था, अपनी फिटनेस का ख्याल रखना, सजना संवरना। वो लापरवाह किस्म की औरत थी, या शायद खुद को बहुत पसंद थी। मेरी जेठ की उन्हें खास परवाह नहीं थी। मेरी बच्चों का जुड़वा बच्चों वाला हाल ढाल था। एक बीमार होता तो दूसरा भी बीमार पड़ जाता, एक को भूख लगती तो दूसरे को भी भूख लग जाती। मुझे खाना बनाने के लिए रात को उठकर किचन में जाना ही पड़ता। मैं जब कमरे से निकलकर लॉन्च में आती तो मेरे जेठ अपने कमरे की बजाय लॉन्च में बैठे सिगरेट पी रहे होते। वो किसी गहरी सोच में डूबे होते। ना उन्हें मेरे किचन में जाने का पता चलता और ना ही वापस अपने कमरे में जाने का पता चलता।
वो अपनी ही सोच में मग्न थे। जब मैं कमरे में गई तो दोनों बच्चे रो रहे थे। अरहम उनकी वजह से उठकर गुस्से में लग रहे थे। मैंने दोनों बच्चों को खाना खिलाया, वो चुप हो गए। मैंने अरहम से कहा कि जमाल भाई आजकल बहुत चुप रहने लगे हैं, सिगरेट भी बहुत ज्यादा पीते हैं, क्या वजह है? अरहम शायद नींद में थे। कहने लगे ऑफिस की टेंशन होगी, ठीक हो जाएगी। ये कहकर लेटकर सो गए। लेकिन जमाल भाई ठीक होने की बजाय अपने गम में अपने सीने में छुपाए दुनिया से रुखसत हो गए थे। अब मेरी जेठानी ने एक नया तमाशा शुरू कर दिया था। जैसे ही अरहम ऑफिस से घर आते तो वो कमरे से निकलकर उनके गले लगकर रोने लगती और चक्कर खाकर बेहोश हो जाती। अरहम उन्हें गोद में उठाकर गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले जाते। जब वे वापस आती तो जेठानी खुश नजर आती। मेरी तो हैरत की इंतहा उस दिन न रही जिस दिन उनकी इद्दत पूरी हो चुकी थी। शोक रंगदार जोड़ा पहने, फुल मेकअप करे कमरे से बाहर निकली थी। फिर रोने लगी। शक्ल बनाकर अरहम से कहने लगी, जमाल को भी मैं ऐसी अच्छी लगती थी, कहते थे तुम हमेशा सजी सवरी रहा करो। लेकिन अब वो नहीं रहे। लोग मुझे कहाँ इस तरह से बना सवरा देखकर जीने देंगे जैसे जमाल चाहते थे। उनकी बात सुनकर अरहम भी उनकी बात की तारीफ करने लगा। कहने लगे, आप रोज ऐसे ही तैयार रहा करें जैसे भाई को अच्छी लगती थी। उनकी गलत बात पर भी मेरी क्या मजाल थी कि मैं अरहम के आगे कुछ कह जाती। अब तो रोज तैयार होने लगी, घंटों अरहम से बातें करती रहती मुझसे। अब ये सब देखा नहीं जा रहा था। हर 2 से 3 दिन के बाद में वो बेहोश होने का ड्रामा करती। अब तो जब अरहम के साथ वापस आती तो हाथ में शॉपिंग बैग भी होते और अरहम उससे कहते कि भाभी का दिल बहलाने के लिए मैंने उन्हें शॉपिंग करवा दी, ताकि उन्हें ये महसूस न हो कि जमाल भाई अब नहीं है। एक बार तो कुछ मेरी नजरों ने देखा, मेरे होश उड़ने के लिए काफी था। रात को मैं बच्चों के रोने की आवाज सुनकर बैठी। बराबर में देखा तो बिस्तर खाली था। अरहम गायब थे। जब मैं फीडर बनाने के लिए कमरे से बाहर निकली तो मुझे अपनी जेठानी की हंसने की आवाजें आ रही थी। मैं धीरे धीरे कदम उठाती और उनके कमरे तक पहुंची। दरवाजा बंद था, लेकिन खिड़की का पट खुला था। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं वापस अपने कमरे में आकर रोने लगी। मैंने बच्चे को फीड दिया और सुला दिया। कुछ देर के बाद ही अरहम मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुए। मुझे देखकर कहने लगे, तुम अभी तक जाग रही हो? मैंने पूछा, आप कहाँ थे? तो कहने लगे, भाभी भाई के बाद बहुत उदास हो गई थी। मैंने पानी पीने कमरे से बाहर निकला तो मुझे उनके कमरे से रोने की आवाज आ रही थी, इसलिए मैं उनके पास चला गया था। उन्हें तसल्ली दी। मैं थोड़ी मुस्कुराई और कहा, आपके यहाँ भाभी को सीने से लगाकर तसल्ली दी जाती है? मेरी बात सुनकर वो मुझे घूरने लगे। कहने लगे, ओह तुम मुझे छुप छुप कर देखती हो, क्या समझती हो तुम मुझे? वो मेरी भाभी है, मेरे भाई की बीवी। मैं उन्हें छोटा भाई समझकर तसल्ली देता हूँ। लेकिन अगर तुम मुझ पर यूं ही शक करती रही तो हाँ, मैं जरूर उनसे शादी कर लूंगा। ये बात सुनकर तो मेरे होशो हवास गुम हो गए। मेरा मायका कोई पैसे वाला तो था नहीं। फिर मेरी और भी छोटी बहनें थी जो शादी के लायक थी और अच्छे रिश्ते के इंतजार में बैठी थी। मैं अपने 2 बच्चों के साथ मायके जाकर नहीं बैठ सकती। मैंने एक चुप साथ ली और मेरी जेठानी तो और भी बेतकल्लुफ हो गई थी। अब तो वो अरहम के साथ बाहर खाना खाने के लिए भी चली जाती। वो मुझ पर हुक्म भी चलाने लगी थी, लेकिन मैं भी कब तक सब्र का दामन थामे रखती। एक दिन मैं उन पर चिल्लाने लगी। मैंने कहा कि आपके अंदर शराफत नाम की चीज है भी या नहीं? अरहम के साथ होते हुए आपको शर्म नहीं आती? वो पति मेरा है, लेकिन रात आप उसे रो धोकर अपने कमरे में बुला लेती हैं। उसे दिन भी जब मैंने कमरे की खिड़की से देखा तो आप अरहम के सीने से लगी हंस रही थी। कह रही थी कि तुम मुझे बिल्कुल जमाल की तरह लगते हो। जब मेरे करीब आते हो तो मुझे लगता है कि जमाल मेरे पास है। प्लीज अरहम, मेरे पास से उठकर मत जाओ। और अरहम आपका सर सहला रहा था। कहने लगा, आप क्यों हर वक्त भाई को याद करती रहती हैं? इस तरह तो बीमार पड़ जाएंगी। मैं एक औरत होने के नाते कैसे सब बर्दाश्त कर सकती थी? जिस कुर्बत और मोहब्बत पर मेरा हक था वो अरहम की भाभी आंसू बहाकर हासिल कर लेती थी। वो मेरी बात सुनकर ठाके लगाकर हंसने लगी। कहने लगी, जाकर पहले अपनी शक्ल आईने में देखो और फिर अरहम को देखो। तुम उसके साथ कहाँ जचती हो? तुम उसकी बीवी कम और नौकरानी ज्यादा लगती हो। मुझे उनकी बात सुनकर अफसोस हुआ। मैंने कहा, तो फिर आपने मुझे अपने देवर के लिए क्यों पसंद किया? उनके लिए किसी खूबसूरत लड़की का इंतजाम क्यों नहीं किया? इंसान देखने में जैसा भी हो, लेकिन नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई थी। वो इस बात पर हंसने लगी। कहने लगी, मैंने जानबूझकर तुम्हें अरहम के लिए पसंद किया है। मैं जानती थी कि तुम और अरहम के हिसाब से अच्छी नहीं हो। असल में मुझे अरहम के लिए तुम जैसी आम शक्ल सूरत की लड़की चाहिए थी, ताकि वो तुम्हारी बजाय मुझे देखने पर तवज्जो दे, मेरी तारीफ करे। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि मैं बेमिसाल हुस्न की मालिक थी। लेकिन मेरे वालिद ने जमाल की सिर्फ शराफत देखकर एक मामूली शक्ल सूरत वाले शख्स से मेरी शादी करवा दी। मैं जब विदा होकर इस घर में आई तो पहली बार मैंने अरहम को देखा। वो अपने भाई से बिल्कुल अलग था। पहली नजर में अरहम पर अपना दिल हार बैठी। जमाल के कमरे में दुल्हन बनकर बैठी हुई थी, लेकिन मेरे जहन में बस सिर्फ एक ही शख्स था
और वो था अरहम। जमाल मेरे हुस्न की तारीफ बहुत करते थे, लेकिन मुझे कभी उनका जबान से अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती थी। मैं तो रोज अरहम के लिए सजती सवरती थी। वो मुझे भाभी समझता था, इज्जत भी करता था, लेकिन एक ही तकलीफ होती मुझे अरहम से कि मुझसे दूर दूर रहता था, मुझे देखता ही नहीं था। शायद इसलिए कि मैं उसके भाई की बीवी थी। लेकिन अरहम की ये आदत मेरी जान जलाकर रख देती थी। मेरी सास बीमार रहती थी, उसे मेरी खिदमत की जरूरत थी, लेकिन मुझे ना पति की परवाह थी ना बीमार सास की। मैं हुस्न की मलिका थी, मुझे हसीन मर्द चाहिए था और अरहम मेरे म्यार पर पूरा उतरा था। जमाल को बच्चे अच्छे लगते थे, लेकिन मुझे अपनी फिटनेस प्यारी थी। मैं कोई बांझ नहीं हूँ, ना ही जमाल में कोई ऐसी कमी थी। मैंने खुद ही बच्चों का झंझट नहीं पाला, क्योंकि मैं जमाल से दूर रहने के और अरहम से करीब होने के बहाने ढूंढती। अपनी सास के इंतकाल के बाद मैंने अरहम से बातें करने लगी, उसके साथ वक्त गुजारने लगी। जमाल को यही लगता था कि मैं अरहम का ख्याल रख रही हूँ, ताकि उसे माँ की कमी महसूस ना हो। जब भी अरहम ऑफिस से वापस आता तो मैं तैयार होकर उसके सामने आती। फिर मैं अरहम से खुद पूछती कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मुझे देखे और मुझे देखकर मेरी तारीफ कर दे। तो मैं हवा में उड़ती फिरती रहती। अगर अरहम की बीवी मुझसे ज्यादा हसीन होती तो वो उसकी तरफ खोज रहा था, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुमसे शादी के बाद उसने मुझसे शिकवा किया था कि मैंने तुम्हें उसके लिए क्यों पसंद किया। कहने लगा कि भाभी कोई अपने जैसी लड़की ढूंढ लाती। ये सुनकर तो मेरा दिल ही झूम उठा। तुम्हें मैं हर वक्त इसलिए किचन में उलझाए रखती हूँ ताकि तुम कभी भी अरहम के दिल में घर ना कर सको। वक्त यूं ही गुजर रहा था, लेकिन जमाल को मुझ पर शक हो गया। उन्होंने मुझे मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये गम दिल को लगा लिया और वो मेरी आंखों में अरहम की मोहब्बत को देख चुके थे। मैं उनसे अरहम के लिए मोहब्बत का इजहार भी कर चुकी थी। ये भी कह चुकी थी कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं उनके साथ मजबूरन जिंदगी गुजार रही हूँ। उसके बाद से जमाल कमरे की बजाय लॉन्ज में सोने लगे, चुप चुप से रहने लगे। शायद इनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मेरी उनसे जल्दी जान छूट गई और अब अरहम की सारी हमदर्दियां मेरे साथ है। वो दिन दूर नहीं जब मैं और अरहम दोनों शादी करेंगे, तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकालेंगे। मैं हैरत से फटी फटी आंखों से अपनी जेठानी की गंदे इरादे सुन रही थी। जब बाहर का दरवाजा खुला देखा, अरहम बड़े गुस्से से अंदर दाखिल हुआ और एक जोरदार तमाचा मेरी जेठानी के मुंह पर मारकर कहने लगा कि मैं आपको अपनी बड़ी बहन समझता था और आप ऐसी घटिया सोच रखती हैं। मेरे बाप जैसे भाई को आपने मौत के घाट उतार दिया। अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाएं, वरना मैं आपको जान से मार डालूंगा। जिस गुस्सेल अंदाज से अरहम बोल रहे थे, लगता था कि अपनी भाभी की सारी बातें सुन चुके थे। मैं दिल में अपने रब का शुक्रिया अदा कर रही थी, क्योंकि मेरी बात पर तो शायद उनको कभी भरोसा ही नहीं होता। मेरी जेठानी की सच्चाई अरहम के सामने खुल चुकी थी, इसलिए वो वहाँ से चली गई। अरहम मुझसे नजरें झुकाकर कहने लगे कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। रिश्तों की खूबसूरती इसी में है कि जो भी रिश्ता हमारे अल्लाह ने दूसरे के साथ बनाया है, उसे उसी की नजर से देखो और गुजारा जाए। धन्यवाद दोस्तों।